शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। आप तो अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफीक ने अपनी ही पार्टी को उड़ा कर रख दिया। कौमी असम्बली में फट पड़े। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। हाथ पांव हुकूमत के फूल चुके हैं कि इमरान खान को कैद किया, अब रिहाई करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना है। साद रफीक ने अपनी ही पार्टी को असम्बली के अंदर क्या कहा और कितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। यकीन करें, सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। ये था आपका स्लोगन। और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है, कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर कर दिया। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, नाइंसाफ़ी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे। आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आती थी, नज़र ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। बदबात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात, ये अब सब पर आती है।
کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے، اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے۔ آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ نے پورا زور، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے، ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں دے رہے وہ نفرت، آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی دشمنی کو، سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے، یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت۔ آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں۔ رحم کریں اس ملک کے اوپر، ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں۔ اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے، مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں۔ 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں، آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، یہاں تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی، 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے، آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے اب پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سعد رفیق نے اسمبلی میں دھو کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے واضح کہا ہے کہ یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں، عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا، یہ 17 سیٹوں والے اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں، فارم 47 پوری دنیا کے سامنے تحریک انصاف نے لہرا کر تاریخی گوئیاں بھی سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون حکومت میں بیٹھی رہی۔ اب تحریک انصاف بڑی تحریک کی